नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। आज का प्रतिपाद्य विषय है रसिया यूक्रेन युद्ध की समीक्षा। रसिया यूक्रेन वार एक क्रिटिकल एनालिसिस। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, चाहे महाभारत का युद्ध हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध आदि। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो प्रमाणित करने के लिए काफी हैं कि युद्ध का परिणाम अंततः विध्वंसकारी ही होता है। अहम सवाल है कि मानवीय संवेदना युद्ध में खत्म हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप किसी के मांग की सिंदूर उजड़ती है, किसी की गोदे सुनी हो जाती है, कोई अपने पति को खोता है तो कोई अपने बेटे को, कोई अपने भाई को तो कोई अपने पिता को। न जाने कितने रिश्ते इस युद्ध की प्रलंकारी ज्वाला में भस्मीभूत हो जाते हैं। वे सदा सदा के लिए हमसे बिछुड़ जाते हैं। अहम सवाल है कि जिसने पति को खोया, जिसने अपने बेटे को खोया, जिसने अपने पिता को खोया, जिसने अपने भाई को खोया, उसको कोई भी कीमत चुकाकर लौटाया जा सकता है क्या? वापस लाया जा सकता है क्या? इसलिए युद्ध को किसी भी स्थिति में, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता, न ही इससे किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो प्रेम और मैत्री ही रामबाण उपाय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। आज हम इस युद्ध पर अपनी समीक्षात्मक प्रतिक्रिया देंगे, जिस पर कम लोगों की पैनी दृष्टि पहुंच पाई है। युद्ध का कारण, स्थिति, परिणाम और रूस एवं यूक्रेन के बारे में विस्तार से बताएंगे। ध्यातव्य है कि यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी पूर्वी सीमा में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा और दक्षिण में काला सागर एवं अजोव सागर से मिलती है। कीव देश की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन पुनः स्वतंत्र देश बना। यूक्रेन को सोवियत संघ से स्वतंत्रता 24 अगस्त 1991 को मिली। सोवियत संघ से विघटन के बाद यूक्रेन को अपने विरासत में 7,80,000 सैन्य बल के साथ दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी परमाणु हथियार शस्त्रागार मिला है। यूक्रेन का क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2,782 किलोमीटर है। 2016 के जनगणना के अनुसार यूक्रेन की जनसंख्या 4,25,39,010 है। यूक्रेन का मुद्रा रिवीनिया है। पुरानी और व्यापक परिकल्पना के अनुसार यूक्रेन का अर्थ प्रदेश है। ध्यातव्य है कि अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही यूक्रेन अपने आप को एक तटस्थ राष्ट्र घोषित करता रहा है। 1994 तक देश की रूस, नाटो और अन्य CIS देशों के साथ सीमित सैन्य साझेदारी है। 2000 के दशक में यूक्रेन सरकार का नाटो अर्थात नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ओर झुकाव बढ़ गया। 2002 में आपस में सहयोग स्थापित करने हेतु नाटो यूक्रेन कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। अभी तक रूस के दबाव के कारण यूक्रेन के नाटो में जुड़ने के आसार कम ही दिखाई देते रहे हैं। हालांकि 2008 में नाटो ने बुखारेस्ट शिखर सम्मेलन के दौरान घोषणा किया था कि यूक्रेन जब परिग्रहण के लिए सभी मानदंडों को पूरा कर लेगा, वह अंततः नाटो का सदस्य बन जाएगा। 24 फरवरी 2022 को रूस ने दक्षिणी पश्चिमी में अपने पड़ोसी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है, जो 2014 में हुए रूस यूक्रेन युद्ध की नाटकीय वृद्धि को चिन्हित करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की कड़ी आलोचना की जा रही है, लेकिन इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर कोई असर पड़ता नहीं दिखता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को 12 दिन पूरे हो गए हैं। रूस को शायद पहले यह उम्मीद रही होगी कि यूक्रेन को वह 24 से 48 घंटों में निपटा लेगा। वह आश्वस्त था कि नाटो देश अपनी सैन्य शक्तियों के साथ यूक्रेन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ जाती। ध्यातव्य है कि पुतिन ने जब से अपने न्यूक्लियर अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है, तभी से पूरी दुनिया उन्हें संदेह भरी नजरों से देख रही है। आप किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र पर सिर्फ इसलिए हमला कर दें कि आपको ये आशंका हो जाए कि भविष्य में वह दुश्मनों से मिल सकता है, इसे मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या कहेंगे। निश्चित तौर पर यूक्रेन और रूस का युद्ध एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ा है जहां से इसकी परिणति कुछ भी हो सकती है।
रूस और पुतिन का विरोध अब सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक नहीं रह गया है, पूरे ब्रिटेन समेत यूरोप में हमले के खिलाफ आवाज उठ रही है। पुतिन का विरोध और यूक्रेन का समर्थन अब पूरे यूरोप में सड़कों पर आ गया है। हजारों प्रदर्शनकारियों, जिसमें सैकड़ों रूसी नागरिक भी थे, जो सीधे तौर पर इस युद्ध के लिए रूस की सत्ता को ही जिम्मेदार मान रहे थे। उनके हाथों की तख्तियां कह रही थी कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो यूक्रेन के पक्ष में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी इंसान की व्यक्तिगत आजादी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की बातों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति क्षोभ दिख रहा था, साथ ही इस युद्ध की पीड़ा और निराशा उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। युद्ध ज्यादा लंबा खींचा तो मुश्किलें ब्रिटेन के लोगों को भी होगी, महंगाई बढ़ेगी। गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने नागरिकों की आजादी बचाने के लिए रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं, उन्हें अब पूरी दुनिया जानने लगी है। इतिहास ऐसे ही बनता है और लिखा जाता है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड और इस्टोनिया जैसे देशों में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वास्तविकता तो यही है कि इस युद्ध का विरोध चहुओर हो रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो लिंक के जरिए अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, उन्हें रूस में बने फाइटर प्लेन की जरूरत है क्योंकि उनके पायलट इसे चलाना जानते हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि कोई भी देश अगर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो उसे यूक्रेन की तरफ से युद्ध में शामिल माना जाएगा। पुतिन ने पिछले दिनों साफ कहा था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी कोई मंशा युद्ध की नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने इसे खारिज कर दिया और देखते देखते रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ज्ञात हो कि ब्रिटेन ने सबसे पहले रूस को हमला नहीं करने के लिए आगाह किया था और बाद में उसकी मंशा भांपते हुए कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। रूस के 5 बड़े बैंक ब्रिटेन में बंद कर दिए गए, साथ ही कई रशियन अरबपतियों को व्यापार के लिए रोका गया, उनकी संपत्ति फिलहाल सील कर दी गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस की हरकत किसी भी संप्रभु राष्ट्र की आजादी छीनने की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस के हमले के तुरंत बाद जॉनसन ने पुतिन के कदम को तबाह करने वाला बताया था। उन्होंने कहा कि इस घृणित और बर्बर हमले को ब्रिटेन यूं ही नहीं देखेगा। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका ने भी प्रतिबंध की घोषणा की है। जर्मनी ने रूस के साथ करार रोक दिए, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना पुतिन ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं को आगे रखा और यूक्रेन पर 3 तरफ से हमले कर दिए। इस हमले से ठीक पहले 44 वर्षीय यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश में आपातकाल की घोषणा कर मार्शल लॉ लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर रूस के आगे नहीं झुकेंगे। अभी तक सैकड़ों सैनिकों और आम लोगों के मारे जाने की अलग अलग खबरें आ रही हैं। अब देखना लाजमी होगा कि क्या सिर्फ धमकियों से रूस मानेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे नाटो सदस्य देश रूस का प्रतिकार करेंगे या सिर्फ बयान और निंदा का दौर चलेगा। ये सवाल आज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन आज इस मुसीबत में है तो उसकी वजह यूरोपीय देशों से उसकी नजदीकियां हैं, साथ ही नाटो में शामिल होने की मंशा और उसकी स्वीकृति है। इतना तय है कि नाटो इस मामले को इतने हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि न सिर्फ ये यूरोप में युद्ध का माहौल बनाएगा, बल्कि इससे आम लोगों का जीवन तबाह होगा और महंगाई चरम पर होगी। ध्यातव्य है कि यूक्रेन कोई पुराना देश नहीं है, लेकिन पिछले कई दशकों से स्वतंत्रता और लोकतंत्र का आनंद लिया है, स्वाद चखा है। निश्चय ही उसे अपनी नियति चुनने का अधिकार है। वह अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसके निर्णय में किसी की दखल अंदाजी को कतई किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इधर नाटो की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। नाटो ने कहा कि रूस हिंसा और युद्ध के रास्ते से पीछे हट जाए, वरना रूस को बहुत भारी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। नाटो ने कहा कि हमने रूस को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रूस ने जंग का रास्ता चुना है। हम पूर्वी हिस्सों में मिलिट्री और वायुसेना बढ़ा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों को कहा गया है। उसने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत लगभग सभी बड़े शहरों में हमले किए हैं। कीव में यूक्रेन का एक फाइटर जेट क्रैश भी हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टीवी पर आकर कहा कि हम युद्ध में जा चुके हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल के छात्रों को स्वदेश वापस लाने की कवायद तेज कर दी है
ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग 16,000 से अधिक विद्यार्थियों को स्वदेश लाया जा चुका है। बचे हुए विद्यार्थी को भी सुरक्षित लाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम अत्यंत सराहनीय है, लेकिन जो विद्यार्थी मेडिकल की तैयारी यूक्रेन में कर रहे थे, उनका भविष्य अधर में न लटक जाए, इसका ख्याल रखा जाना अत्यंत जरूरी है। आशा है पीएम मोदी इन छात्रों के भविष्य को बर्बाद होने नहीं देंगे, उनके लिए भी कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे ताकि उनका भविष्य अधर में न लटक जाए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यूरोपीय देशों के साथ नाटो की गतिविधियां पर रूस यूक्रेन युद्ध का परिणति एवं भविष्य टिका होगा। किसी भी देश की संप्रभुता का हरण कर अपने में जबरदस्ती मिलाने की चेष्टा दुष्टता है, अपराध है। इस कुचेष्टा का समर्थन किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।